अस्सलाम वालेकुम बेटा। चैप्टर नंबर 21 पार्ट 2 आपका एफएससी का सेकेंड ईयर क्लास न्यूक्लियर फिज़िक्स। इस चैप्टर को हम वाइंड कर चुके थे। इनके अंदर जो टॉपिक आपके आउटलाइन के अंदर शामिल हैं उनको हमने एक एक करके सहल आसान बनाकर समझने की कोशिश की। और अब इनमें से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर जो आपकी एमसीक्यूज़ आती हैं वो किस तरह की हैं, आज का हमारा ये लेक्चर है। स्टार्ट करते हैं बेटा। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, विच वन इज़ द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। यूएचएस 2008 के अंदर आपकी ये एमसीक्यूज़ बेटा आई हुई है कि आपको दिए गए एलिमेंट्स में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल दिखाई देता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के ग्राफ को हमने देखा था और वो कर्व भी हमने हासिल की थी। तो बेटा आयरन Fe सबसे ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट हमारे पास मौजूद होता है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। सेकंड एमसीक्यूज़ है, फॉर फोटॉन्स ऑफ एनर्जी ग्रेटर दैन 1.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पेयर प्रोडक्शन अकरेंस एज द एनर्जी इंक्रीजेस। यूएचएस 2008 के अंदर आपकी एमसीक्यूज़ आई हुई है कि फोटॉन की एनर्जी अगर 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बढ़ जाए तो पेयर प्रोडक्शन की होने के चांसेस प्रोबेबिलिटी यानी कि बढ़ जाती है। लफ्ज़ इंक्रीज़ का इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है बेटा, जितनी ज़्यादा एनर्जी इस एनर्जी से बढ़ती चली जाएगी उतना ही प्रोबेबिलिटी ऑफ पेयर प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती चली जाएगी। थर्ड एमसीक्यूज़ है, फॉर द इंटरमीडिएट एनर्जी ऑफ द रेडिएशन द डोमिनेंट प्रोसेसेस। यूएचएस 2009 में आपकी एमसीक्यूज़ आई हुई है कि अगर हमारे फोटॉन की एनर्जी नॉर्मल या मिडल वन रेंज की हो तो उस वक्त कौन सा प्रोसेस सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होता है। बेटा इसके अंदर सबसे ज़्यादा डोमिनेंट आपके पास जो प्रोसेस होता है वो है बेटा कॉम्पटन इफेक्ट। फोर्थ एमसीक्यूज़ है, डीके कांस्टेंट इज गिवन बाय। यूएचएस 2010 के अंदर आपकी एमसीक्यूज़ आई हुई है, डीके कांस्टेंट का रिलेशन क्या है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है बेटा। फिफ्थ एमसीक्यूज़ है, द टाइम रेट ऑफ द डिके ऑफ पेरेंट एटम टू द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट टाइम इज इक्वल टू। यूएचएस 2011 में आपकी ये एमसीक्यूज़ आई हुई है कि किसी भी एक पेरेंट एटम का जो डिके टाइम रेट है ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के नंबर्स की तादाद के किसके बराबर होगा। इसे बेटा क्या कहते हैं। तो बेटा ये डेफिनेशन है आपके पास डीके कांस्टेंट की। ठीक है बेटा, डीके कांस्टेंट, सी ऑप्शन करेक्ट है। सिक्स एमसीक्यूज़ है, आइसोटोप्स आर दोज न्यूक्लियाई ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव। यूएचएस 2013 में ये आपकी एमसीक्यूज़ आई हुई है। आइसोटोप की डेफिनेशन हमने देखनी है बेटा। तो बेटा आइसोटोप्स की डेफिनेशन के मुताबिक सी ऑप्शन आपका बेटा करेक्ट है, डिफरेंट ए बट सेम जी, जिनका अटामिक नंबर तो सेम हो लेकिन मैस नंबर मुख्तलिफ हो, इन्हें आइसोटोप्स कहा जाता है। सेवंथ एमसीक्यूज़ है, इमिशन ऑफ द रेडिएशन फ्रॉम द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। यूएचएस 2013 में आपकी एमसीक्यूज़ आई हुई है कि किसी भी सब्सटेंस से इमिशन किन का रेडियो एक्टिव रेडिएशन का निकल जाना, ये प्रोसेस किस तरह का है, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर बट डिपेंड ऑन प्रेशर, इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ या नन। बेटा रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस ये हमेशा एटम्स की अनस्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि उनकी किसी भी किस्म की और कन्फिग्रेशन के ऊपर, चाहे वो टेम्परेचर हो या प्रेशर हो। ये हमेशा टेम्परेचर से और प्रेशर से इंडिपेंडेंट होता है। एट्थ एमसीक्यूज़ है, रेडियस रेशो हैज़ यूनिट्स। पीएमसी के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज़ पूछी गई है कि रेडियस रेशो, अगर दो न्यूक्लियाई के रेडियस के दरमियान में रेशो बनाना चाहेंगे तो इसका यूनिट क्या होगा बेटा। वो जैसी फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान में रेशो तो कोई यूनिट नहीं बनेगा। ठीक है बेटा, यूनिट लेस इसे काउंट किया जाता है। नाइन्थ एमसीक्यूज़ है, द बाइंडिंग एनर्जी फॉर द न्यूक्लियॉन्स ए इज 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दैट ऑफ बी इज 7.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विच न्यूक्लियस हैज़ लार्जर मास। पीएमसी के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज़ पूछी गई है बेटा। दो न्यूक्लियाई आपको बताए गए हैं ए और बी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ए की 7.7 है और दूसरे की 7.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। अब वो कहते हैं कि लार्ज मास किसका होगा, वो हमने बताना है बेटा। बेटा हमेशा याद रखिएगा, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा उसका मास ज़्यादा होगा। इसका मतलब बी की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है तो इसका मास भी ज़्यादा होगा। टेंथ एमसीक्यूज़ है, 1 AMU
एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू, एक एमयू किस चीज़ के बराबर होता है? पीएमसी के टेस्ट में आपसे एमसीक्यू पूछ चुका है ये बेटा। हमेशा 1 AMU बेटा बराबर होता है 1.6 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर। 11th एमसीक्यूज है, एंटी मैटर कंसिस्ट ऑफ, एंटी मैटर किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है? पीएमसी के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज पूछा चुका है। अब देखें बेटा, ये एंटी मैटर हम लफ्ज़ यहाँ पर एक नया इस्तेमाल कर चुका है, इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। मैं पहले आपको पढ़ाता रहता कि मैटर के अंदर जो भी पार्टिकल्स मौजूद हैं इनके हमेशा एंटी पार्टिकल्स होते हैं, जो आजकल प्रेडिक्ट किए जा चुके हैं, कुछ तो डिस्कवर किए जा चुके हैं। तो हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल होना, चूँकि मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है तो इसका मतलब एंटी पार्टिकल्स भी मैटर के बनाने के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसीलिए एंटी मैटर का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। मतलब एंटी पार्टिकल हमने बताने हैं। एंटी प्रोटॉन जी बिल्कुल होता है, एंटी न्यूट्रॉन जी भी होता है, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, ये भी है। तो इसके लिए डी ऑप्शन आपका ऑल का होगा। ठीक है बेटा। 12th एमसीक्यूज है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर कॉमनली नोन एज। पीएमसी के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज पूछ चुका है। वैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बेटा क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हुज ए इज इक्वल टू 24 कंसिस्ट ऑफ, एक ऐसा एटम जिसका एटॉमिक नंबर 24 हो तो उसके न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, ये हमसे वो पूछ रहा है। 11 इलेक्ट्रॉन्स, 11 प्रोटॉन्स, 13 न्यूट्रॉन्स। 11 इलेक्ट्रॉन्स हो, 13 प्रोटॉन्स हो और 11 न्यूट्रॉन्स हो। 11 प्रोटॉन्स, 13 न्यूट्रॉन हो, 11 प्रोटॉन्स और 13 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो इसमें से हमने बेटा इसकी सिलेक्शन करनी है। ऑप्शन बेटा आपके पास है ए करेक्ट। जाहिर सी बात है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिहाज से आप इसको बनाना चाहें आपकी मर्ज़ी, या फिर सिंपलर है कि हमेशा न्यूट्रॉन ये इजाफी हो सकते हैं प्रोटॉन की निस्बत, तो इसीलिए 11 प्रोटॉन इसके अंदर आएंगे। 14 एमसीक्यूज है, अ न्यूक्लियाई हैविंग सेम नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स। एक ऐसा न्यूक्लियाई जिसमें न्यूट्रॉन तो एक जैसे हों लेकिन प्रोटॉन्स बदल जाएं और कॉल्ड एज। पीएमसी के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज पूछ चुका है, तो इसको बेटा कहते क्या हैं? मैं ऑलरेडी आपको आइसोबार्स, आइसोमर्स, आइसोटोन्स और आइसोटोप्स हैं क्या, इनकी डेफिनेशंस करा चुका हूँ। तो बेटा इन्हें आइसोटोन्स कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। 15 एमसीक्यूज है, रेडियो एक्टिविटी इज, रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है, सेल्फ इंटीग्रेशन होता है या फिर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है? ऑल का ऑप्शन। तो यहाँ पर बेटा जाहिर सी बात है इरिवर्सिबल होता है, कभी इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। सेल्फ डिसइंटीग्रेशन खुद ब खुद होता रहता है, डिसइंटीग्रेट होता रहता है, ये भी ठीक है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मुसलसल से होता रहता है, ये भी बात ठीक है। डी ऑप्शन ऑल का करेक्ट है। तो बेटा ये थी कुछ इब्तदाई एमसीक्यूज जो आपके आइसोटोन, आइसोबार्स क्या हैं, आइसोटोप्स क्या हैं, फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसके लिए सबसे ज़्यादा, और ग्राफ के अंदर वो पार्टिकल्स आपने जहन में रखने हैं। ग्राफ को मैंने समझाया था कि कौन कौन से हमारे पास न्यूक्लियाई फेवरेबल होते हैं फॉर द फिशन और कौन कौन से हमारे पास न्यूक्लियाई होते हैं फेवरेबल फॉर द अफियन। तो वो लिमिट भी आपने जहन में रखनी है, क्योंकि आगे इनसे मुताल्लिक हम अपनी नेक्स्ट एमसीक्यूज करेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही, अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।